सुनयांग कॉर्प ये दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा निगम है जिसका वार्षिक राजस्व लगभग 300 ट्रिलियन वॉन है और लगभग अकेले ही शुद्ध लाभ 30 ट्रिलियन वॉन कमाता है। यहाँ एक ऑटोमोटिव, जहाज निर्माण, दूरसंचार, भारी उद्योग, रसायन वितरण, फैशन और खाद्य उत्पादन सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये कहना काफी है कि सुनयांग का दक्षिण कोरिया के हर एक उद्योग में काफी प्रभाव पड़ता है। जब एक गांव का साधारण लड़का जो एक छोटे कॉलेज में पढ़ता था एक बड़ी और नामी कंपनी में नौकरी मिल गई, तो उसने ये दिखा दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस खुशी में मेरे पापा ने सब रिश्तेदारों को बुलाया और मेरी नौकरी लगने की खुशी में खाने का दावत रखा। मेरी तरक्की हुई और मुझे सुयांग कंपनी के बड़े ऑफिस में काम करने भेजा गया, तो मैं बहुत खुश हो गया, जैसे मेरा सपना पूरा हो गया हो। लेकिन जल्द ही मैं ऑफिस में साफ सफाई करने वाले के काम से परेशान हो गया था। मुझे हर बार कंप्यूटर के गंदा होने पर उसे साफ करना पड़ता था, लेकिन मेरे लिए कुछ काम आसान था और कुछ बहुत गंदे और मुश्किल। मुझे बस यही काम करना था। लेकिन मैंने आगे बढ़ने की सोची, इसीलिए मैं अंग्रेजी सीखने लगा और खाली समय में बिजनेस के बारे में जानने लगा। और मैं ये ठान चुका था कि कंपनी के लिए मुझे जरूरी बनना है और लोग मुझ पर भरोसा कर सके। आखिर में मेरी मेहनत काम आई और तो और लोगों ने मेरे काम को पहचाना भी। सुयांग कंपनी के बड़े बड़े लोग भी मुझे जानने लगे हैं और जब भी कोई जरूरत होती थी तो सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाता था। जब भी उन्हें छोटी या बड़ी किसी भी परेशानी को संभालना होता था तो वे मुझे ही बुलाते थे। मैं ही था योन वो योन, और वे इसलिए मुझे याद करते थे क्योंकि मैं वहाँ 13 साल तक काम किया। दक्षिण कोरिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां परिवारों के ही पास होती हैं। मैं शायद इकलौता बाहरी आदमी था जिसे उस परिवार के बारे में सब कुछ पता था। इससे साफ था कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया कि अपना $700 मिलियन का छुपा हुआ पैसा मेरे बैंक खाते में डाल दिया। पैसा करीब $700 मिलियन था। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ समय के लिए शांत रहो और पूर्वी यूरोप में रुके रहो। जैसे ही जांच खत्म होगी मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम ये पैसा मेरे खाते में वापस भेज देना। मैंने पूछा, क्या सच में पैसे को मेरे खाते में डालना ठीक था? उसने कहा, सब ठीक है ह्यूनवू, मैं तुम्हें इतना मानता हूँ कि अपनी बीवी से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये पैसा मैं सिर्फ तुम्हें ही दे सकता हूँ। मैंने सुनयांग परिवार का पूरा भरोसा जीत लिया था। अब मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी, एक ऐसे इंसान की तरह जिस पर सब भरोसा करते थे। मैं ये बातें सोचते हुए जा रहा था, तभी कुछ लोग आते हैं और मेरा नाम लेकर कहते हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर यून, आप लंबी उड़ान से थक गए होंगे। मैं थोड़ा घबरा सा गया था। मैंने पूछा, आप लोग यहाँ क्यों हैं? उन्होंने कहा कि सीईओ ने हमें हर दिन के मामलों में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ भेजा है। मैंने कहा, मेरी सहायता करने? मुझे लगा कि यहाँ मेरी नौकरी ही एक बड़ा राज है, अंदर के लोगों को भी पता नहीं है और तुम लोग मेरी मदद करने आए हो। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने उन्हें मना भी किया, तभी उनमें से एक ने जबरदस्ती करते हुए मेरे पीछे बंदूक तान दी और मुझसे कहा कि बॉस ने हमें साफ कहा है कि तुम्हारा साथ देना है, इसलिए कुछ मत बोलो और हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा, चलो चले। मैं गुस्से में था और सोच रहा था कि ये नहीं हो सकता, कि क्या इस तरह से वो लोग मुझे धोखा देंगे। उन्होंने मुझे अपनी कार में बैठाया और कहीं ले जाने लगे। मैंने गुस्से में कहा कि मैंने सुनयांग कॉर्प के लिए एक वफादार कुत्ते की तरह पूरे 13 साल की ईमानदारी से सेवा की और मेरे पास बचा क्या है। मैं सोच रहा था कि वो मुझे बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं सीईओ से बात कर सकता हूँ? बस 1 मिनट काफी है। उन्होंने कहा, सपने देखते रहो, ये नहीं हो सकता। तुम एक मामूली जनरल मैनेजर हो, तुम्हें ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा, तो फिर आप लोग ही बॉस को फोन करो और उसे बता दो कि उन्होंने मुझे जो काम कहा गया था वो कर दिया है और अब मैं चुप रहूंगा। मैं विदेश चला जाऊंगा, साउथ अमेरिका या यूरोप, और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तभी दूसरा आदमी गुस्से से मेरा नाम लेते हुआ बोलता है कि चुप रहो और अपनी जगह पर बैठ जाओ, और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे मम्मी पापा और पत्नी का भी वही हाल हो जो तुम्हारा हुआ है तो शांत रहो। मैं चौंक जाता हूँ कि उन्हें मेरे मम्मी और पापा के बारे में कैसे पता। वो बोलता है कि तुमको अपने परिवार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता को मुआवजे के तौर पर अच्छा खासा पैसा देंगे और ये भी तय करेंगे कि तुम्हारी पत्नी अमेरिका जाकर वहाँ आराम से अपना बाकी जीवन बिता सके। ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ क्योंकि मुझे उनके तरीके पता है।
वो मुझे मार देंगे और चोरी के पैसे के मामले में मुझे और दूसरों को फंसा देंगे। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो मेरे परिवार को ये सब फायदे देंगे और उन्हें छोड़ देंगे। और तो और, मेरी मौत के बाद अगर वे मुझे बदनाम करेंगे तो फिर मेरे परिवार को कुछ क्यों देंगे? मुझे निकालने के बाद जो पैसे मिलने थे वो भी मुझे नहीं मिलेगा। और फिर वे मेरे परिवार पर केस करेंगे और मेरी सारी संपत्ति जब्त करवा लेंगे, जैसा कि उन्होंने हमेशा किया था। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी कार धीरे धीरे रुकती है और वो लोग मुझे कहते हैं, कार से बाहर निकलो। मैं कार से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि कार एक बड़ी झील के पास रुक जाती है, क्योंकि मैं उस झील पर पहली बार गया था। मुझे उस झील का नाम नहीं पता था और यही मेरी कब्र बनने वाली थी। मैं झील की तरफ ही देख रहा था, तभी पीछे से आवाज आता है कि कोई आखिरी इच्छा। मैं पीछे देखता हूँ तो उनमें से एक मेरी तरफ बंदूक लिए हुए खड़ा होता है। मैं बहुत डर जाता हूँ। फिर तभी बैंग, वो गोली चला देता है। मुझे कुछ समय के लिए अंधेरा सा दिखाई देता है। तभी मैं अपने आप को एक कार के पीछे पाता हूँ। मैं बहुत डर जाता हूँ और सोचता हूँ, क्या ये फिर से वही सपना है? मैं देखता हूँ कि मैं एक बच्चे के शरीर में हूँ। मुझे इस शरीर में आए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी अपने पिछले जीवन के सपने देखता हूँ। तभी आवाज आती है कि क्या बात है डोजुन, तुम ठीक तो हो ना? ये आवाज सुनते ही मैं सहम सा गया। वो आवाज मेरी माँ की है, जो एक नई अभिनेत्री थी, जो सिर्फ एक ही फिल्म से बहुत मशहूर हो गई थी, लेकिन फिर वो जल्दी ही इस फिल्मी दुनिया से दूर हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता से शादी करने का फैसला किया, जो उनके बहुत बड़े फैन थे। मैं थोड़ा सहमा हुआ था। तभी मेरे बाजू से आवाज आता है कि तुम ठीक तो हो? तुम तो मरी हुई मछली की तरह तड़प रहे थे भाई। तुम छोटे, मेरा मतलब है बड़े भाई। मुझे इस तरह देखकर मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया या कुछ और? तुम पीले दिख रहे हो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं सच में ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत करो। अगर तुम ऐसा कह रहे हो डोजुन। मम्मी परेशान है क्योंकि तुम अचानक बहुत समझदार हो गए हो। ओह सच में? मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मेरा मतलब है मैं भी उतना ही परेशान हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। आज 26 जून 1987 है। मेरे पिछले जीवन में मरने से लगभग 30 साल पहले की तारीख और 3 महीने पहले मैं सुन यांग कंपनी के संस्थापक और CEO यांग चॉल जिन के सबसे छोटे पोते डोजन जिन के शरीर में जागा था। मैं फिर से जन्म लेकर उस परिवार के 10 साल के सबसे छोटे पोते के शरीर में आ गया, जिसने मेरे पिछले जीवन में मेरी हत्या का आदेश दिया था। इसका क्या मतलब है और अब मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? अपने पिछले जीवन में मैंने तो बस सुनयांग कंपनी में एक आम कर्मचारी की तरह काम किया था और इन लोगों से तो मैं कभी मिला भी नहीं था, क्योंकि उन्हें सुनयांग परिवार के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग रखा गया था। मतलब वे कभी कंपनी के आसपास भी नहीं गए थे। जैसा मैंने सुना था कि ये सब उनकी शादी की वजह से हुआ था। सुनयांग के मालिक और CEO यांग चेओल जिन अपने सबसे छोटे बेटे से बहुत नाराज थे, क्योंकि उसने सबके मना करने के बाद भी एक अभिनेत्री से शादी करने की जिद की। परिवार ने मजबूरी में शादी की इजाजत दी, क्योंकि वो उस वक्त मेरे बड़े भाई के साथ गर्भवती थी। उन्हें सुनयांग के बिजनेस से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। फिर भी सच कहूँ तो मुझे इन दोनों के लिए थोड़ा सम्मान था। जहां बाकी भाई बहन कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे थे, साफ साफ कहें तो मेरे अभी वाले मम्मी पापा पहले ही उस गंदे माहौल से दूर हो चुके थे और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सच कहूँ तो मुझे उनके लिए बहुत सम्मान था, और अब किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मैं उनका सबसे छोटा बेटा बन गया हूँ। कितनी अजीब बात है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस तरह अपनी जिंदगी जीने वाला हूँ और एक अमीर बच्चे का जीवन जीने वाला हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ दोबारा लौटूंगा। 4 बड़ी इमारतें जो 9 एकड़ की जमीन पर बनी हैं। ऊपर 3 मंजिलें हैं और नीचे कोई बेसमेंट नहीं। 50 गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह है। इस बड़े से महल को घेरने वाली बाउंड्री वॉल ही 415 गज लंबी है। यही वो जगह है जहां यांग चेओल जिन, सुनयांग कंपनी के संस्थापक और CEO रहते थे। उनके मरने के बाद ये घर उनके सबसे बड़े बेटे योंगी जिन को मिला। यही वो जगह है जहां मैं पहली बार सुनयांग में नौकरी मिलने के बाद सामने वाले आंगन से घास साफ करने के लिए आया था। मैं यहाँ अपने काम के सिलसिले में अपने माँ बाप के घर से भी ज्यादा बार आया हूँ, और आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ
क्योंकि ये सून यांग के सीईओ यांग चेओल जिन का जन्मदिन है। मैं जानता था ये वही नजर है जिसमें बेइज्जती साफ दिख रहा है। वो लोग मेरे माता पिता को नमस्ते तक नहीं कह रहे, जबकि वो लोग जानते हैं कि हम कौन हैं। ये डोजुन के चाचा, उनकी पत्नियां और चाचियां अपने पतियों के साथ हैं। ये सब लोग लालची और बहुत ज्यादा मतलबी हैं। वो अपने ही पिता की मौत का इंतजार कर रही हैं ताकि सून यांग कंपनी से जो भी हिस्सा मिल सकता है वो ले सकें। तभी उनमें से एक ने हमें देखा और कहा, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? कहीं तुम अब भी खुद को कोई सेलिब्रिटी तो नहीं समझ रहे? क्या हो तुम, कोई सुपरस्टार जो सबको इंतजार करवाते हुए आखिर में आते हो? मैं सोचता हूँ कि वो डायन कौन है। वो जानी पहचानी सी लगती है। माफ कीजिए, हमें लगा कि यही सही वक्त है आने का। उफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अब भी वैसे ही आलसी हो जैसे पहले थे। रुको, अब मुझे याद आया, वो वही औरत है। हर बार जब मैं उसे देखता था उसके साथ कोई नया और उससे बहुत छोटा बॉयफ्रेंड होता था, जबकि उसकी उम्र 70 के आसपास थी। मुझे हंसी तो इस बात की आई कि अब वो थोड़ी जवान लग रही है, लेकिन गुस्सा अभी भी पहले जितना ही है। और उसने मुझे उसके लिए जो जो काम करना पड़ा था वो बहुत बुरा था। मैं उसे देखकर अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया। लेकिन तभी उसने मुझे हंसते हुए देख लिया और कहा, क्या तुम अभी हंसे? तुम्हें ये मजाकिया लग रहा है बच्चे? मैंने कहा, लेकिन मैं तो हंस भी नहीं रहा था। वो औरत बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है और ये बच्चा तो बस। उसकी ये बात पूरी नहीं हुई थी, तभी पीछे से किसी दूसरे आदमी की आवाज आती है कि मेरे घर में इतनी तेज आवाज कौन कर रहा है। हम सभी ने पीछे मुड़ कर देखा, तभी कोई सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। एकदम से सभी से शांत हो गए। ये वही थे, सून यांग कंपनी के मालिक और मेरे दादाजी। वही इस कॉर्पोरेट साम्राज्य के राजा हैं। सून यांग में हर कोई उन्हें जानता है, यहाँ तक कि उनके अपने बच्चे भी उनसे डरते हैं। हाँ, वे शायद उस इंसान से कम और उसकी दौलत और ताकत से ज्यादा डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्हें कंपनी के शेयर नहीं मिले तो उनके बाकी भाई बहन वो हिस्सा ले लेंगे जिसे वो अपना मानते हैं। उन्हें ये भी डर है कि कहीं उनका शाही रुतबा न छिन जाए। इन्हीं सब वजहों से वे अपने पिता से डरते हैं। उस कमरे में सभी लोग उनसे डरते थे और मेरा भाई भी। लेकिन मैं उन्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा उन्हें देखकर बोले, आपसे मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मुझे अब समझ आ गया कि उन्होंने शादी की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि मेरी मम्मी उस समय मेरे भाई के साथ प्रेग्नेंट थी। अब समझ आया कि मेरा भाई भी उनसे इतना क्यों डरता था। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। अब तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। फिर तभी उन्होंने हमें देखते हुए कहा कि हे भगवान, आखिरी बार मैंने तुम्हें कब देखा था? मुझे तो वो भी याद नहीं। क्या दादाजी ने तुमसे बार बार आने को नहीं कहा था? मुझे बहुत दुख है कि तुम नहीं आए, मेरे प्यारे बच्चों। उनके मुंह से ये सब बात सुन रहा था, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा ही नहीं हुआ कि वो हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कैसे कर रहे हैं। तभी उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि दादाजी तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम नहीं जानना चाहो कि वो क्या है? मेरे नजरों के सामने जो हो रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सभी लोग मुझे गुस्से से देखने लगे, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा को भी यकीन नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो सिर्फ मेरे साथ ही इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं?